हाँ, तो प्यारे बच्चों, अभी हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना रहे थे, जिसमें हमने इसके पहले के 4 नियमों का अध्ययन क्या है कर लिया है। बखूबी एग्जाम्पल के साथ डिटेल हमने क्या है अध्ययन कर लिया है, और तमाम सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने सॉल्व करके बताए भी गए हैं कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके उन सभी नियमों के द्वारा आप सिंपल सेंटेंस क्या है बनाएंगे। अब हम उसी सिंपल सेंटेंस बनाने के ही क्रम में अगले रूल की तरफ चलते हैं, और वो है हमारा रूल 5। क्या है? रूल 5। और ये है क्या? नाउन। रूल 5 जो है हमारा नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, ये आपका अगला रूल है। क्या? कि नाउन या फ्रेज, ठीक है, इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, उसके सबसे पहले मुख्य थ्योरीज का अध्ययन करेंगे, फिर हम एग्जांपल्स की ओर बढ़ेंगे। पूरा फुल डिटेल आपको जो है इस वीडियो में ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या है क्लियर कर दिया जाएगा, और एकदम इजी ट्रिक्स के द्वारा, कि वो इजी ट्रिक्स आप एक बार अगर ध्यान से क्या है समझ ला, वॉच कर ला बढ़िया से, तो जीवन भर भूलने वाली नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं अपोजिशन क्या होता है। चलिए, क्या होता है अपोजिशन? ठीक है ना। अपोजिशन का अर्थ है, अपोजिशन का अर्थ है क्या? एडिशन ऑफ वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स to another as an explanation, और इसीलिए किसी नाउन या फ्रेज को, ठीक है, किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम यहां तक समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, और हमने क्या अब तक जाना, और इस थ्योरी का मतलब क्या है। कहा कि अपोजिशन का अर्थ है क्या है? एडिशन ऑफ वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अनदर एज एन एक्सप्लेनेशन। कि एडिशन ऑफ वन वर्ड, एक शब्दों का योग या एक शब्दों को क्या है जोड़ना, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स अथवा शब्दों के समूह को एक साथ क्या है जोड़ करके, किसके साथ? टू अनदर, दूसरे के साथ, एज एन एक्सप्लेनेशन, जिसमें एक दूसरे नाउन का दूसरे नाउन के विषय में क्या है व्याख्या किया जा रहा है, या एक नाउन का दूसरे फ्रेज के बारे में क्या है व्याख्या किया जा रहा है। समझ रहे हैं? उसी को हम अपोजिशन में क्या करते हैं, रख देते हैं, और वही क्या कहा जाता है अपोजिशन। और अपोजिशन का मतलब ही होता है कि एक नाउन या एक फ्रेज को दूसरे नाउन या फ्रेज के बीच में क्या है उसके अपोजिशन में रख देना, जिससे उस नाउन या फ्रेज के विषय में पूरी की पूरी क्या है व्याख्या हो जाए, वही क्या होता है अपोजिशन। समझ रहा है ना? समझ में आ ही गया होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है
और इसीलिए किसी नाउन जो वाक्य में क्या है आपके आया है, और इसीलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। समझ रहे हैं? जो नाउन या फ्रेज, जो नाउन, यहां पे हम और भी जानना है क्या है, जो नाउन या फ्रेज, जो नाउन या फ्रेज, जो नाउन या फ्रेज क्या होता है, अपोजिशन में होता है, अपोजिशन में होता है। क्या कहा जा रहा है? जो नाउन या फ्रेज, नाउन भी हो सकता है अपोजिशन में, या फ्रेज भी क्या है हो सकता है, दोनों बातें यहां स्पष्ट कर दी गई है कि जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में होता है उसको दो अल्प विराम, अल्प विराम यानी कि कामास, कामास के बीच में, कामास के बीच में रखा जाता है या लिखा जाता है। ठीक है, ये तो हमने क्या है मुख्य रूप से जान लिया कि जो नाउन या फ्रेज क्या रहेगा, अपोजिशन में होता है, या जो अपोजिशन में होगा उसको हम दो अल्पविराम यानी कि कामास के बीच में क्या है लिख लेते हैं। समझ रहे हैं? ये बात है ताकि स्पष्ट हो जाए कि वह नाउन जो है किस नाउन के अपोजिशन में क्या है रखा गया है, या वह फ्रेज किस नाउन के अपोजिशन में क्या है रखा गया है। ठीक है, अब सबसे पहले प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमने इसके थ्योरी को तो जान लिया, अब हम आखिर में इस नियम का प्रयोग करेंगे तो कहां करेंगे। तो देखिए, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, तब किया जाता है जब विभिन्न वाक्यों में, यानी कि दो या दो से अधिक विभिन्न वाक्यों में कोई ऐसे दो नाउन, कोई ऐसे दो नाउन्स आए हों जो एक ही व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान, ठीक है, वो बता रहा है कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, अर्थात तब होता है जब विभिन्न वाक्यों में, अर्थात दो या दो से अधिक वाक्यों का में कोई ऐसे दो नाउन्स आए हों जो एक ही व्यक्ति, स्थान तथा जो एक ही व्यक्ति, या तो पर्सन होगा, या तो कोई वस्तु होगा, या तो कोई स्थान होगा। ठीक है, स्थान की ओर, स्थान की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं या बताते हैं। ठीक, ये तो रही पूरी बात कि कोई ऐसे दो नाउन्स आए हो जो एक ही व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की ओर क्या है संकेत करते हैं या बताते हैं। बात की है, समझ रहे हैं? ये हमारा रहा टोटल अब तक का इसके विषय में A to Z इंफॉर्मेशन। कहां हम करेंगे, कब करेंगे, किस प्रकार का दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस आएगा, तो कैसे उसको जोड़ करके सिंपल करेंगे, वो सारी बातें आपने क्या है इस थ्योरीज के माध्यम से क्या है जान ली है। हालांकि देखिए मेरे बच्चों, ये थ्योरीज ये आपके लिए इसलिए आवश्यक है, हम मानते हैं कि इसको मैं समझा करके और आपको क्या है बता सकता था, लेकिन बाद में अगर समस्या होती आपको तो आप इसे समझने में क्या है अनेक जगह मिस कर देते, इसलिए आपको विद थ्योरीज अलॉन्ग विद एग्जांपल्स बताया जा रहा है, ताकि तमाम ऐसे बच्चे हैं जो थ्योरीज को क्या है देख करके
उसको नोट्स क्या है बनाते हैं, इसलिए इसको भी क्या है लिखवा दिया जा रहा है। ठीक है ना। अब हम सीधे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, समय को न गवाते हुए। जैसे हमारा पहला वाक्य अगर दिया हो ऐसे, क्या वो ऐसे है कि मान लीजिए यहां दिया हो, ठीक है, और वो है क्या, यहां दिया हो रमेश इज ए टीचर, रमेश इज ए टीचर, ही इज वेरी सिंपल, ही इज वेरी सिंपल। रमेश इज ए टीचर, रमेश ही अध्यापक है और वह ही क्या है, सिंपल भी है। क्या बताया गया कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब विभिन्न वाक्यों में अर्थात दो या दो से अधिक वाक्यों में कोई दो नाउंस आए हों, कोई ऐसे दो नाउंस आए हों जो एक ही व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की ओर क्या है, संकेत करते हैं। आ तो गया, रमेश ही क्या है, टीचर है, रमेश इज ए टीचर, रमेश एक क्या है, अध्यापक है, ही इज वेरी सिंपल, और वो क्या है, साधारण भी है। तो ऐसे दो नाउंस एक ही वाक्य में आए हैं कि नहीं है, अर्थात इन दोनों वाक्यों में क्या है, इस प्रकार के नाउन मौजूद है कि नहीं है, है। तो अब हम यहां इसको कंबाइंड करेंगे, तो इसको हम कंबाइंड ऐसे करेंगे। मान लीजिए यहां दिया हो, अब यहां हमने क्या है, हम इसे कंबाइंड ऐसे कर सकते हैं, केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके। वो क्या है, सॉरी, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। यहां देखिए, रमेश ए टीचर, रमेश ए टीचर इज वेरी सिंपल। ठीक, अब कैसे किया गया, देखिए, जो रमेश है और ये टीचर है, ये दो नाउन है, दो नाउन क्या है, आज नहीं आया है। यहां रमेश भी नाउन है और टीचर भी नाउन है, समझ रहा है। तो यहां जो टीचर है उसको इस नाउन रमेश के खिलाफ किस केस में रखा गया है, अपोजिशन में रखा गया है। यानी कि यहां पे ये टीचर जो ये नाउन है, इसको इस रमेश के क्या है, रमेश के विषय में, या ऐसे कहें रमेश के विषय में पूर्ण व्याख्या करने के लिए इसको अपोजिशन में क्या है, रखा गया। समझ में आ रहा है। और इसको देखिए, दो कामास के बीच भी क्या है, रखा गया, यानी कि रमेश ए टीचर इज वेरी सिंपल। दोनों ऊपर की वाक्यों का पुष्टि हमने एक ही वाक्य में क्या है, कर दिया है। जैसे कि प्यारे बच्चों, मैंने आपसे क्या है बताया भी था कि सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है। सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, एक ही हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही हमारा क्या होना चाहिए, फिनिट वर्ब होना चाहिए, तभी वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अन्यथा आप क्या है, अगर इसका ध्यान नहीं देंगे तो या तो वो कंपाउंड हो सकता है या तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। समझ रहा है ना। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ देखिए, रमेश इज ए टीचर, रमेश एक क्या है, अध्यापक है, ही इज वेरी सिंपल, और वही बहुत क्या है, सिंपल भी है, यानी कि वह साधारण है। तो अब क्या हो गया, रमेश ए टीचर, रमेश एक अध्यापक, इज वेरी सिंपल, वो बहुत ही क्या है, साधारण है। हमने इस रूल के द्वारा इसे क्या है, सिंपल में चेंज कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इतना डिटेल एक्सप्रेशन आपके लिए पर्याप्त था समझने के लिए। देखिए, शुरुआत में एक एग्जांपल अगर हम समझ लेते हैं तो बाकी के एग्जांपल्स हमें अपने आप समझ में आते हैं। इसीलिए सबसे अधिक मैं मेहनत आपको इस पहले एग्जांपल पे ही करता हूं, ताकि बच्चे जब पहला एग्जांपल समझ जाएंगे A to Z पोस्टमॉर्टम के साथ, तो बाकी अन्य एग्जांपल्स क्या है वो अपने आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो, रवि वाज the best boy in the class. He was the monitor. ठीक, देखिए, रवि was the best boy in the class. रवि जो है
अपने कमरे में सबसे अच्छा लड़का था। ही वॉज द मॉनिटर, और वो मॉनिटर था। समझ रहे हैं? लेकिन अब हम यहाँ ये देख रहे हैं, रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि है, और यहाँ क्या था, वो मॉनिटर भी था। यानी कि हम इन दोनों नाउन में से एक नाउन को दूसरे के लिए क्या है, अपोजिशन में रख करके सिंपल कर सकते हैं। अतः यहाँ हम इसको कॉम्प्लेक्स इसको कंपाउंड, इसको हम कंपाउंड नहीं कंबाइन ऐसे कर लें, हम इसको कंबाइन ऐसे कर लेंगे, रवि ऐसे हो जाएगा, रवि क्या, द मॉनिटर, रवि द मॉनिटर वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। हो सकता नहीं हो सकता है, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ऐसे हो गया। यानी वाक्य हमारा बन के क्या है, तैयार हो गया सिंपल, कि रवि द मॉनिटर वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। कर सकते हैं। अगला देखते हैं एग्जांपल। जैसे यहां दिया हो कि कोलंबस, ठीक है, कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, ही वाज एन इटालियन, he was an Italian, he was an Italian, he discovered America, he discovered America। इस एग्जाम्पल को मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि ये क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं अनेकों बार पूछ चुका है। याद रखिए प्यारे बच्चों, मैं वही एग्जाम्पल से यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं जो एग्जाम्पल एक बार नहीं अनेकों बार बोर्ड एग्जाम्स में क्या है, पूछे गए हैं, ताकि आपके दिमाग में एक बोर्ड में पूछे गए एग्जाम्पल्स का भी सीरीज क्या है, बनता रहे। समझ रहा है ना? तो अब देखिए, कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, कोलंबस एक बहुत ही प्रसिद्ध नाविक था। ही वाज एन इटालियन, वह एक क्या है, इटालियन था, अर्थात इटली वासी था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, और उसी ने क्या है, अमेरिका का खोज किया था। समझ रहे हैं? तो अब देखिए, अब हम इसको ऐसे कर लें कि कोलंबस है ना, कोलंबस। अब देखिए, ये जो इटालियन है, इस इटालियन को हम इसके पहले रख लें क्या, ए फेमस इटालियन सेलर, ए फेमस इटालियन सेलर। तो यह एक क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। और हम इसको कोलंबस जो नाउन है इसके अपोजिशन में क्या है, रख लें। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे हो जाएगा, हमारा कंबाइंड ऐसे हो जाएगा क्या, कोलंबस, ठीक है, कोलंबस ए फेमस इटालियन, ए फेमस इटालियन सेलर क्या, डिस्कवर्ड अमेरिका, डिस्कवर्ड अमेरिका। समझ रहे हैं? अब देखिए, कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। अब देखिए, कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, कोलंबस एक क्या था, प्रसिद्ध नाविक था। ही वाज एन इटालियन, वह एक क्या था, इटली वासी था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, हमने इस इटालियन को इसके पहले क्या है, रख लिया, ये फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे जब हमने यहाँ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म किया है तो वाज यहाँ लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। समझ रहा है ना? यानी वाक्य सीधे हमारा हो जाएगा, कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। या
या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कोलंबस डिस्कवर्ड को हम क्या है एक फ्रेज के रूप में चेंज कर लें, डिस्कवरर, कोलंबस द डिस्कवरर ठीक है, ऑफ कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका। और इसको अपोजिशन में हमें क्या है रखना पड़ेगा, अगर इस रूल से करते हैं तो, यानी कि यहां इसे हमें दो कॉमास के बीच में रखना पड़ेगा, तभी ये होगा किसमें, अपोजिशन में। यानी कि हमारा वाक्य हो जाएगा, कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वाज ए फेमस इटालियन सेलर, was a famous Italian seller, was a famous Italian seller। यानी वाक्य हमारा हो गया, कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका was a famous Italian seller। और यहां हमने क्या है, ये फेमस इटालियन सेलर को एक फ्रेज के रूप में क्या है अपोजिशन में रखा हुआ है। तो या तो हम ऐसे करें या तो हम क्या है ऐसे करें, दोनों ही प्रकार से आप इसे सिंपल सेंटेंस में क्या है चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर ऐसे करते हैं तो एक सब्जेक्ट एक फिनिट वर्ब, और ऐसे भी करते हैं तो एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब, तो भी हमारा सिंपल ही बन रहा है। समझ रहा है ना। अब देखिए, अब आपके सामने चौथा एग्जांपल जो है वो कुछ ऐसे है। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी was a great leader, Mahatma Gandhi was a great leader, he is called the father of nation, he is called the father of nation। ठीक, ऐसे हो गया। देखिए, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी एक महान क्या थे, नेता थे, अगुवा थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, उन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। तो थे अथवा मर गए हैं तो पास्ट में दिखाया गया है, और आज भी नाम उनका जिंदा है इस रूप में, तो इसे प्रेजेंट में रखा गया था, इसके साथ किया गया है। चलिए, इसे हम कंबाइन करते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब यहां हम इसको ऐसे कर लें, महात्मा गांधी एक ग्रेट लीडर, इसको हम क्या है अपोजिशन में रख लें। समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, काफी आसान तरीके से, आसान ट्रिक के द्वारा क्या बन जाएगा, ये आसानी से ये कंबाइन हो जाएगा और एक नए सिंपल सेंटेंस के रूप में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी वाक्य हमारा हो जाएगा ऐसे, महात्मा गांधी ए ग्रेट लीडर, a great leader, Mahatma Gandhi a great leader is called the father of nation। हमने कर लिया। या आप इसे ऐसे कर सकते हैं, महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन वाज ए ग्रेट, ऐसे भी कर सकते हैं, महात्मा गांधी कॉमा द फादर ऑफ नेशन। इस फ्रेज को हम रख लें अपोजिशन में, तो क्या हो जाएगा, वाज ए ग्रेट लीडर। समझ रहे हैं, ऐसे भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों, किसी को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अब आपके अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो पांचवा एग्जाम्पल कुछ ऐसे है, टैगोर was the author of गीतांजलि, author of
ऑथर ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि उनके द्वारा लिखा हुआ एक फेमस बुक का नाम है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उसी बुक की बात हो रही है। टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ठीक है। क्या ही वाज ए ग्रेट, he was a great poet of Bengal. Tagore was the author of Gitanjali. He was a great poet of Bengal. या ऐसे भी कर सकते हैं, he was a great author of Bengal. समझ रहा है? लेकिन पोएट के रूप में वे ज्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पे पोएट शब्द क्या है, इनके लिए क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब यहाँ द ऑथर ऑफ गीतांजलि, इस फ्रेज को इस टैगोर नाउन से नहीं क्या अपोजिशन में रखना है, तो आपका सीधे क्या बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। वो कैसे देखते हैं, यहां हमारा हो जाएगा क्या, कंबाइंड टैगोर कॉमा the author of Gitanjali, the author of Gitanjali क्या was a great poet of Bengal, was a great poet of Bengal, was a great poet of Bengal। अब यहां पे हमने द ऑथर ऑफ गीतांजलि इस फ्रेज को इस नाउन के खिलाफ क्या है, अपोजिशन में रखा गया है। यही नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी ट्रिक होता है, ये बहुत ही आसान नियम है अगर आप इसे समझ रहे हैं तो। और आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक लगभग क्वेश्चंस जो आते हैं इंटरमीडिएट के क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में, इसी नियम से आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं। एक रूल ये, और एक रूल जो जस्ट इसके पहले पढ़ाया गया था, और वो था रूल 4। समझ रहे हैं? अब देखिए, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टैगोर ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, टैगोर ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। क्या टैगोर कामा ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, ठीक, वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो मेरे बच्चों, इतने एग्जाम्पल से आपको ये सारी बातें लगभग क्या है, स्पष्ट हो ही गई होंगी। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और भी, बड़ा एग्जाम्पल और कठिन एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। छठा एग्जाम्पल है हमारा क्या, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी was our prime minister। इंदिरा गांधी was our prime minister। She was shot dead by security guards। सिक्योरिटी गार्ड्स क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, सी वाज शॉट डेड बाय हर, सी वाज शॉट डेड बाय हर, देखिए एक बार छूट गया है यहां, बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है, क्योंकि जब वहां दिखाएंगे तो उनका पोसेसिव हमें यहां लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब तो वाक्य है, इंदिरा गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी हमारी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। सी वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड, और वो अपने खुद के ही सुरक्षा कर्मियों के द्वारा क्या है, मार दी गई थी। इसके विषय में तो आप क्या है, सुने ही होंगे, जानते ही होंगे,
अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, तो आपका ये सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी एक नाउन, एक जो है नाउन है, हम एक नाउन हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम क्या है, इस नाउन को लिख लेंगे, ठीक, इंदिरा गांधी, ठीक। अब देखिए कि कौन सा ऐसा नाउन या नाउन फ्रेज है जिसको हम इसके अपोजिशन में रख दें तो हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो ऐसे है, इंदिरा गांधी आवर प्राइम मिनिस्टर, इसको रख लें, इंदिरा गांधी आवर प्राइम मिनिस्टर। अब यहां सी उन्हीं के लिए है, अतः सी का कुछ मतलब नहीं है, यहां से लेकर के बाकी पार्ट लिख लेंगे। वाज शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड्स। वाक्य हमारा क्या बन गया, सिंपल बन गया। यानी कि अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा बना ये सिंपल सेंटेंस। तो ऐसे बन जाएगा, इंदिरा गांधी कामा आवर प्राइम मिनिस्टर, इसको हमने अपोजिशन में रख लिया, वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स। अब प्यारे बच्चों, इतने एग्जांपल से आपको इसके विषय में लगभग सारी बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आ ही गई होंगी। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो क्या है, काफी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक करना नहीं भूलेंगे, इसके साथ साथ कमेंट भी करना नहीं भूलेंगे। और आप इस चैनल पे बन करके इस और भी आगामी आने वाले नियमों के विषय में क्या है, डिटेल अध्ययन करते रहेंगे और सफलता हासिल करते रहेंगे।